नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश आदित्य फिर से आपका स्वागत करता हूं कंपटीशन कम्युनिटी में। दोस्तों आज हम स्वतंत्रता आंदोलन का जो 1942 से 1947 तक का जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसी का हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब आपके पास रहेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में आने की संभावना है इन सभी की, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग यहाँ रखते हैं जो टेंडेंसी रखते हैं आपको चैप्टर को कवर भी करें और साथ ही साथ एग्जाम में आने के हिसाब से भी रहे, ठीक है। चलिए आज देखते हैं, आज हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। बहुत ही सामान्य प्रश्न है, यहां पर बहुत कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका विकल्प है लॉर्ड एटली, दूसरा स्टैफर्ड क्रिप्स, तीसरा है क्लीमेंट एटली और चौथा है सर पी आपके लॉरेंस। तो ध्यान रखिएगा, जब आप इसको पढ़े होंगे तो क्रिप्स मिशन 3 सदस्यीय मिशन था, पहले इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। सॉरी, कैबिनेट मिशन जो है आपका क्या था, 3 सदस्यीय मिशन था, ठीक। पहला था सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ध्यान रखिएगा, सर स्टैफर्ड कौन थे, क्रिप्स। और दूसरे थे पैथिक लॉरेंस, और तीसरे थे आपके एवी अलेक्जेंडर, ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर। अब समझ लीजिए इसमें कि आपके जो पैथिक लॉरेंस थे वे जो थे आपके, ठीक है, अध्यक्षता कर रहे थे सर पी लॉरेंस, समझिएगा इस चीज को, ठीक है। ये 3 अन्य थे, 3 में मतलब आपका स्टैफर्ड क्रिप्स भी आ जाएंगे और एवी अलेक्जेंडर भी आ जाएंगे। आया समझ में। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न, ठीक। दूसरा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, चलिए देखते हैं भाई क्या है। निम्नलिखित में से किसने वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया था। ध्यान रखिएगा ना, क्या चीज है कि वायसराय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके पुनर्गठन का सुझाव दिया था, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारित किए जाने थे। चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब कैबिनेट मिशन आया तो कैबिनेट मिशन की बात चल रही है ना, ठीक है। एक्चुअली में वास्तव में कैबिनेट मिशन ने ही इस चीज का प्रस्ताव किया था, ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मिशन आया तो उसने ये बोला कि जो वायसराय का जो परिषद बनेगा उसमें गवर्नर जनरल और जो वार मेंबर है, इन दोनों के अलावा जितने भी सदस्य होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, भारतीय होंगे, ध्यान रखिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये कहा गया था कैबिनेट मिशन के माध्यम से। चलिए आइए समझे, अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष, समझिएगा, संविधान सभा, हम संविधान सभा की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 9 दिसंबर को, कब, 9 दिसंबर को, ठीक, 1946 को, ध्यान रखिएगा, 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक, ये अध्यक्ष बने थे। और 11 दिसंबर को आपके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर, ठीक, ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है। अब समझिए भाई, सबसे पहले चर्चा चल रही है भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष। जहां प्रभुत्व संपन्नता की बात आ गई तो आप समझिए वहां पर ब्रिटिश का आपका कोई भी लेना देना नहीं है, किसका, ब्रिटेन का, ठीक है। जब भारत का जो संविधान सभा का गठन हुआ और पहला जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर को, वास्तव में इस समय भारत जो है पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न नहीं था, समझिएगा इस चीज को। भारत जो है इस समय पूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था, सोवरेन कंट्री नहीं था, वो ब्रिटिश के अधीन अभी भी थे, ठीक है। वास्तव में जब आपके कि जो ये दूसरा आपका बैठक हुआ था 11 दिसंबर, ठीक है, यहां पर जो है आपका भारत जो है प्रभुत्व संपन्न था, अर्थात तो उस समय का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस चीज को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जब प्रभुत्व संपन्नता का मतलब क्या हुआ कि यहां पर यह मामला आ गया कि जब ब्रिटिश का आधिपत्य किसी न किसी प्रकार से नहीं है, ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार से नहीं है, और वो था आपका, ठीक है, जो दूसरा बैठक था, ठीक है, यानी कि ज्यादा दिन नहीं, यही 2 ही दिन की बात है, ठीक है। आइए समझिए अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन को। चलिए अब ध्यान रखिएगा, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की, ध्यान रखिएगा ये क्या है, युग, ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारतीय की संसद में अध्यक्षता का पद संभाला था, समझिए इस चीज को। चलिए बताइए किसने संभाला था, ठीक। प्रश्न फिर से समझिए, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा, ठीक, यानी कि समझिए इस चीज को ना, ब्रिटिश युग की भी बात कर रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ स्वतंत्रता की भी बात कर रहा है। तो इसमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति था, ठीक है, जो ब्रिटिश युग के साथ साथ भारत के स्वतंत्रता के समय, ठीक है, आपका
केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्षता पद को संभाल रहा था, और वो थे JB मावलंकर, न कि अब्दुल रहीम, न कि अंतरशयनम अयंगर और ना ही विट्ठल भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए, कौन थे? GV मावलंकर, ये दोनों समय में थे, ठीक है। यानी ट्रांजैक्शन जोन था, ठीक। जब ध्यान रखिए, तत्कालिक रूप से देखिए जो हमारा संसद था वो आपका दो काम कर रहे थे, ठीक। अब सॉरी, मैं संविधान सभा की बात कर रहा हूं। उनका पहला काम था कि संविधान सभा के रूप में वो भारत के भावी संविधान का निर्माण करें, और दूसरा काम था अंतरिम सरकार के रूप में, तो वो दोनों के रूप में कार्य कर रहा था, ठीक है। मतलब कुछ जब बैठक होता तो अलग से बैठक होता था आपका संविधान सभा का, जिसमें संविधान पे चर्चा होती थी, और जब कुछ अलग समय होता था, ठीक, अलग से निर्धारित बैठक होता था जिसमें ये अंतरिम सरकार के रूप में कार्य कर रही थी। अर्थात संविधान सभा के दो कार्य थे, एक आपका संविधान सभा का और दूसरा आपका अंतरिम सरकार का। चलिए, तो समझिए ये कब हुआ था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ था वो हुआ था सितंबर 1946 को, समझिएगा, सितंबर 1946 को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? ठीक, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ये तो आपके थे अंतरिम सरकार में, ये जो है आपके विदेश मामले देख रहे थे, और आपका राष्ट्रमंडल मामले। बलदेव सिंह, ये रक्षा मंत्री थे। आपका अली जहीर भी थे। आपके BR अम्बेडकर नहीं थे, समझिए इस चीज को, ठीक। डॉक्टर BR अम्बेडकर आपके अंतरिम सरकार में नहीं थे। आया समझ में? चलिए, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यानी प्रथम प्रधानमंत्री की छोड़िए, ठीक, इस चीज को छोड़िए, ये आपको समझिए कि भारत के स्वतंत्रता के समय आपके ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपका मेन प्रश्न है, ठीक है। चलिए, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, हेरोल्ड मैकमिलन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जो है ये आपके प्रधानमंत्री नहीं थे, इस चीज को समझिएगा। आ समझ में? चलिए देख लेते हैं अब हम अपना अगला प्रश्न। चलिए, क्या है भाई? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अर्थात द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। तो मैं आपको बता दूं, यह पारित किया गया था 18 जुलाई, ठीक, 1947 को। समझिए इस चीज को, कब पारित किया गया था? 18 जुलाई 1947 में। ध्यान रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा। तथ्यात्मक प्रश्न है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ठीक है, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। चलिए, ठीक है। दूसरा, अंग्रेजी द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। ये आपको क्या लग रहा है? चलिए, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं कुछ इस प्रकार से पढ़ा जाता है। अगर आप ऊपर से नीचे इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं तो आप लगाइए इसलिए। क्या लगाइए भाई? इसलिए। समझिए, ऊपर से जब नीचे पढ़ रहे हैं, अगर जब इसी को उल्टा पढ़े नीचे से ऊपर तो लगाइए क्योंकि। क्या लगाइए? क्योंकि। अब दोनों को करके देखते हैं। पहले पढ़िएगा, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी, इसलिए क्योंकि, अब उल्टा में बोल दिया, ठीक। इसको ऐसा करते समय क्योंकि लगाइए, क्योंकि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। ठीक, सही लग रहा है। अब फिर नीचे से पढ़ते समय इसलिए लगाइए, ठीक। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, इसलिए अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। ठीक है, इस चीज को क्रम को बदलिए, ऐसा करिए, और ये नीचे से ये ऊपर और ये ऊपर से नीचे। आया समझ में? अर्थात ऊपर से नीचे पढ़ते समय इसलिए लगाइए और नीचे से ऊपर पढ़ते समय ऊपर से नीचे पढ़ते समय क्योंकि लगाइए और नीचे से ऊपर पढ़ते समय इसलिए। तो इस प्रकार हमारा, ठीक है, ये वाला कथन सही हो रहा है। मतलब कथन और कारण दोनों सही है, और जो आपका आर है वो ए का क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है। समझे? चलिए अगला देख लीजिए, भारत का विभाजन का बाल्कान प्लान उपज था किसके दिमाग के थे? चर्चिल के मस्तिष्क की, जिन्ना के मस्तिष्क की, माउंटेन के मस्तिष्क का, या बीपी मेमन के मस्तिष्क का? तो आपको मैं पहले से बता दूं कि ये जो भारत और पाकिस्तान का जो अंतिम रूप से जो प्लान बना था, बाल्कान प्लान, ठीक है, ये था आपका 3 जून योजना का प्रतिफल। ध्यान रखिएगा, किसका? 3 जून योजना। और 3 जून योजना लेके कौन आया था? तो 3 जून योजना लेके आए थे माउंटबेटन। ठीक, तो
तो बिना किसी दिमाग को ज्यादा तरीके से लॉजिक लगाए बिना, ठीक, आप इसको सीधा सीधा बना सकते हो। बाल्कान प्लान का मतलब क्या था? ये भारत का विभाजन से मतलब था, और भारत का विभाजन ऑलरेडी 3 जून योजना के माध्यम से ऑलरेडी किया गया था, ठीक है। इसको हम इस्मा योजना के नाम से भी जानते हैं, इस्मा योजना। और दूसरा डिकी बर्ड योजना, ध्यान रखिएगा, डिकी बर्ड योजना, इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक है। ये जो भारत विभाजन का प्लान था, इसको माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, 3 जून योजना भी कहते हैं, डिकी बर्ड योजना भी कहते हैं, ठीक है, इस्मा योजना भी कहते हैं, और बाल्कान प्लान भी कहते हैं, सेम चीज है, ठीक। बस ये था कि इसमें इस्मा का योगदान था, इसलिए इस्मा योजना भी कहते हैं। डिकी बर्ड माउंटबेटन का आपका उपनाम है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? डिकी बर्ड योजना, साथ साथ बाल्कान प्लान भी कहते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। ये नहीं था, ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत को नहीं मानती थी, ठीक है। जब माउंटबेटन भारत आए तो सबसे पहले 2 महीने तक तो सभी राजनीतिक दलों से मिले, ठीक है, तो इनको खुद लगा, ध्यान रखिएगा, कि यहाँ पर जो कांग्रेस है वो द्विराष्ट्र सिद्धांत को नहीं मान रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग जो है वे पाकिस्तान की मांग पे अड़ा हुआ है। किसके मांग पे? पाकिस्तान की मांग पे अड़ा हुआ है। अंतिम में जाके आपके पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू जो है अंतिम में द्विराष्ट्र के सिद्धांत को मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं ये भी सुन लीजिए। इसलिए मानते हैं कि आपका जो कोई विकल्प नहीं छोड़े, मतलब वो ये बता रहे थे जिन्ना ने हमारे सामने कुछ ऐसा विकल्प छोड़ा नहीं है, वो हमसे किसी भी प्रकार का, ठीक है, कोऑपरेशन करने अर्थात सहयोग में, ठीक है, किसी भी प्रकार का हमारा साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी एक्चुअल क्या थे, वे अंतिम तक नहीं माने थे। महात्मा गांधी वास्तव में आपके पटेल जी और आपके पटेल जी के अलावा आपका किस चीज का चर्चा किया था यार, दिमाग से उतर जाता है, जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों माने थे, ठीक। तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, चलिए कर लिया, ठीक है, अर्थात ए सही है, ठीक है, परंतु आर गलत है। आर गलत है मतलब कि उसने द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार अंतिम रूप से नहीं किया था, मजबूर होके किया था। ध्यान रखिएगा, क्या होके किया था? मजबूर, ठीक है, मजबूर हो गए क्योंकि सामने वाला उस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं था, ठीक है। तो सिद्धांत को, स्वीकार को, ध्यान रखिएगा फिर से ना, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानते नहीं थे लेकिन स्वीकार किया था। चलिए आइए देखते हैं हम आज हमारा अगला प्रश्न है, 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि 1947 में भारत के आजादी के समय, यह भी ध्यान रखिएगा ना, आजादी के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, ये थे आपके जे.बी. कृपलानी, ठीक, ध्यान रखिएगा, आचार्य जे.बी. कृपलानी आपके क्या थे? ठीक है, आपके भारत के आजादी के समय अर्थात 1947 के ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो कभी भी भारत के आजादी के समय का 1947 का नाम आएगा तो आपको किसको आंसर लगाना है? जे.बी. कृपलानी को। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना को और किस नाम से जाना जाता है? चलिए, ये सारा खेल हमने खोल दिया इससे पहले वाले में, ठीक। पहला है डिकी बर्ड योजना, जाना जाता है इस्मा योजना, बाल्कान योजना, अर्थात उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा, क्या? उपरोक्त सभी। चलिए, इसीलिए ज्यादा डिटेलिंग नहीं करना चाहिए, कभी कभी क्या होता है ये सारी चीजें आंसर मिल जाएंगे। मुस्लिम लीग पाकिस्तान दिवस किस तिथि को मनाया था भाई? ठीक है, कंटिन्यू बता रहा हूं आपका 21 मार्च 1943, 22 मार्च 1943, 23 मार्च 1943 और 24 मार्च 1943। तो इसका सही उत्तर है 23 मार्च 1943। 43 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस, ध्यान रखिएगा, मनाया गया था। समझे? किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। लाल किला मुकदमा में आईएनए की पैरवी करने वाला मुख्य वकील कौन था? कौन सा वकील? मुख्य वकील ना, ठीक, ध्यान रखिएगा, मुख्य वकील की बात कर रहे हैं। पहला काटजू, ठीक है, आपके तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई। तो मैं आपको बता दूं, भूला भाई देसाई जो है ये आपके क्या थे? मुख्य वकील थे। साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और काटजू ये इनके सहयोगी थे। ध्यान रखिएगा, क्या थे? इनके सहयोगी थे। चलिए आइए, अंतरिम मंत्रिमंडल के संबंध में कौन असत्य है? ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, कौन असत्य है। सबसे पहले पढ़िए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य और कृषि, सही बात है भाई। आसफ अली, हमने बताया था, आसफ आना जाना, ठीक, रेलवे, ठीक। जगजीवन राम, श्रम, ठीक है, बिल्कुल सही है। और आपका जान मथाई, ये गलत है भाई,
विधि मंत्री जान मथाई नहीं थे। ध्यान रखिएगा, अंतरिम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री आपके जान मथाई नहीं थे। ठीक है, चलिए ये आपका अंतिम, ये गलत विकल्प है। कौन सा? जान मथाई वाला। तो आप बता दें कि आपको उस समय कौन थे विधि मंत्री? जोगेंद्र नाथ मंडल। ठीक है, इसका भी नाम याद रखिएगा। कौन थे भाई? जोगेंद्र नाथ। ठीक है, नाथ मंडल। ये जो थे आपके विधि मंत्री थे किस समय? ठीक, आपके अंतरिम सरकार में। आया समझ में? चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु है, यह कथन किसका है? भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का आपका शिशु है, तो ये किसने कहा था? बिपिन चंद्र, ठीक, आर कोपलैंड, ठीक, आर सी मजूमदार और पी ई रॉबर्टसन। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट्स। तो आपको ये फैक्चुअल चीज है, सीधा सीधा बता देता हूं कि किसने भारतीय राष्ट्रवाद को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय क्या बताया था? शिशु से तुलना किया था, और वो थे आर कोपलैंड। ध्यान रखिएगा, आर कोपलैंड। ठीक है, अब समझिए इस चीज को। यहां पर इनकी आलोचना भी की गई। इन्होंने शिशु तो कहा, लेकिन ये शिशु किसके वजह से बना? तो ब्रिटिश की वजह से बना था। ध्यान रखिएगा, अगर ब्रिटिशर्स यहाँ पर नहीं रहते तो हमको इस प्रकार की चीजें करने की ही आवश्यकता नहीं थी। तो चलिए ये हो गया। तो आज हमारा केवल, अब ध्यान रखिएगा, ये आपके 17 प्रश्न में। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? देखिए भाई, फिर वही है, पिछले वाले के चक्कर में इसका भी हमने पोल खोल दिया, लेकिन यहाँ पर आप नहीं बता पाएंगे। आपके किसकी चर्चा हो रही है? स्वतंत्र का। ठीक है, अगर ये अंतरिम सरकार का बोलते हैं तो फिर जोगेंद्र नाथ मंडल आ जाते हैं, लेकिन यहां पर आएंगे आपके डॉक्टर बी आर आम्बेडकर। समझे? डॉक्टर बी आर आम्बेडकर आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज के एमसीक्यूज का सारे क्वेश्चन इतना ही था, ये कंप्लीट हो चुका। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि ये आप चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।